अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एड्स और रेट्रोवायरसेस को। ये टॉपिक 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 में से है, वैरायटी ऑफ लाइफ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेट्रोवायरस क्या हैं, HIV, एड्स, सिम्टम्स ऑफ एड्स, इन्फेक्शन साइकिल ऑफ HIV, स्प्रेड ऑफ एड्स एंड प्रिवेंशन। रेट्रोवायरस, एड्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले रेट्रोवायरस को समझना ज़रूरी है। ये क्या है? रेट्रोवायरस वायरस की एक ऐसी टाइप है जिसमें आरएनए पाया जाता है। ये आरएनए ट्यूमर वायरसेस हैं। जब रिसर्च स्टार्ट हुई वायरस और बैक्टीरिया पे, उसके बाद आरएनए वायरसेस भी डिस्कवर हुए और ये वायरस नेचर में हर जगह पाए जाते हैं। रेट्रोवायरसेस आमतौर पे ट्यूमर कॉज करते हैं डिफरेंट एनिमल्स में, लाइक फाउल, रोडेंट्स एंड कैट। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस एग्जांपल है वो HIV है। HIV रेट्रोवायरस है और ये ह्यूमन बीइंग में एक डिजीज़ कॉज करता है जिसको एड्स कहते हैं। एड्स एब्रीवेशन है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम की। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें रेट्रोवायरस की, हम रेट्रोवायरस को डिस्कस कर रहे हैं लेकिन इनडायरेक्टली हम HIV को डिस्कस कर रहे हैं जो कि कॉजेटिव एजेंट है एड्स का। एड्स का टॉपिक तभी हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर हमें उसके कॉजेटिव एजेंट का पता है। कॉजेटिव एजेंट जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है यानी HIV। और HIV किससे बिलोंग करता है? रेट्रोवायरस से। जितने भी रेट्रोवायरसेस होते हैं इनके अंदर आरएनए पाया जाता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और ये ट्यूमर वायरसेस होते हैं यानी ट्यूमर कॉज करते हैं। इसमें रेट्रोवायरस शामिल है यानी HIV शामिल है और इसके अलावा ऑन्कोवायरस शामिल है। जो ऑन्कोवायरसेस हैं वो कैंसर कॉज करते हैं और जो HIV है वो एड्स कॉज करते हैं। ये आमतौर पे स्फेरिकल होते हैं। इनका डायमीटर 100 नैनोमीटर होता है और इनके गिर्द होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है। यानी अगर हमने रेट्रोवायरस को पहचानना है या उसके स्ट्रक्चर को ब्रीफली डिस्कस करना है तो उसके अंदर आरएनए मौजूद होगा। इसके अलावा वो स्फेरिकल होगा, उसका डायमीटर 100 नैनोमीटर होगा और उसके ऊपर एक और एक्स्ट्रा लेयर मौजूद होगी जो कि होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होगी। यहाँ पे आप HIV का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे अंदर इसके आरएनए मौजूद है, प्रोटीन का कैप्सिड मौजूद है। कैप्सिड जो कोट होता है प्रोटीन का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक एंजाइम मौजूद है जो वाइट कलर का डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। वायरल इन्वेलप मौजूद है और इसके अलावा स्पाइक्स मौजूद हैं। स्पाइक्स वो वाला स्ट्रक्चर है जो रिसेप्टर के साथ अटैच होने में इसको हेल्प करता है HIV को। होस्ट स्पेसिफिक बहुत कम स्पीशीज़ हैं रेट्रोवायरसेस की जो कि होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, जो किसी भी सेल को इन्फेक्ट कर सकती हैं। लेकिन जो ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं इसकी वो होस्ट स्पेसिफिक है। अगर उनको एक स्पेसिफिक रिसेप्टर मिलेगा, स्पेसिफिक होस्ट होगा तब ये डिज़ीज़ कॉज करेंगी, अदरवाइज डिज़ीज़ कॉज नहीं करेंगी। जैसे एड्स, एड्स के केस में अगर हम देखें तो ये वाइट ब्लड सेल्स पे अटैक करता है, ल्यूकोसाइट्स पे अटैक करता है। इसके अलावा बॉडी के किसी और सेल पे अटैक नहीं करता। क्यों वहीं पे अटैक करता है? क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद है जिसके साथ, और इस रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे इन्फेक्शन साइकिल में। और उसके साथ HIV अटैच हो सकता है, बॉडी के बाकी सेल्स के साथ अटैच नहीं हो सकता और इसी वजह से ह्यूमन बीइंग में ये एड्स कॉज करता है। और एनिमल्स में भी HIV पाया जाता है लाइक मंकी में, लेकिन उसमें ये एड्स कॉज नहीं करता। क्यों कॉज नहीं करता? क्योंकि वहाँ पे इसको प्रॉपर रिसेप्टर नहीं मिलता फॉर पेनिट्रेशन। सबसे ख़ास बात रिवर्स रेट्रोवायरस की एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन में DNA बनता है। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन सा प्रोसेस होगा? ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA से DNA बनता है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर DNA से RNA बनता है
اور ایک انزائم ہے جس کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز. یہ انزائم کیا کرتا ہے؟ آر این اے سے ڈی این اے بنا دیتا ہے, اس پروسیس کو ریورس کر دیتا ہے, اس لیے اس انزائم کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپٹیز اور اس پروسیس کا نام ہے ریورس ٹرانسکرپشن. ریٹرو وائرس کی سب سے خاص بات یہ کہ ان کے پاس یہ انزائم موجود ہے. The retrovirus have a special enzyme called reverse transcriptase جو کہ کنورٹ کر سکتا ہے سنگل اسٹرینڈ آر این اے جینوم کو ڈبل اسٹرینڈ وائرل ڈی این اے میں. یہ ایک شارٹ کوشچن بھی ہے کہ سب سے بڑی خاصیت کیا ہے. ریٹرو وائرس کا جتنا بھی ٹاپک ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ شارٹ میں ہی آتا ہے, لانگ میں بہت کم اس کے چانسز ہوتے ہیں. جو نیکسٹ ٹاپک اسٹارٹ ہو رہا ہے ایڈس, وہ لانگ کوشچن کے لیے. ریورس ٹرانسکرپٹیز نہ صرف یہ ڈی این اے کو, ہوسٹ سیل کے ڈی این اے کو افیکٹ کرتا ہے, بلکہ یہ ہوسٹ کے جینوم کے اندر ایز اے پرو وائرس انٹر ہو جاتا ہے اور وہ نیکسٹ جنریشنز میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی جو ریورس ٹرانسکرپٹیز ہے یہ ہوسٹ میں انٹر ہوتا ہے, اس کے نیوکلیس تک پہنچتا ہے, اس کے جینوم کے پاس جاتا ہے اور جنریشن آفٹر جنریشن پاس ہوتا رہتا ہے ایز اے پرو وائرس. ان پرو وائرس یعنی ایز اے انکارپوریٹ ہو جاتا ہے اور یہاں پہ یہ ہوسٹ کے ریلیشن ٹیمپریریلی بنا لیتا ہے اور نارمل سیل کو. اور اسی طرح سے جب یہ وہ سیل ڈیوائڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ انزائم بھی ڈیوائڈ ہوتا جاتا ہے. اور لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے ڈیوائڈ تو یہ نارمل سیل کو کینسر سیل میں کنورٹ کر دیتا ہے. یہ شارٹ کوشچن بھی ہو سکتا ہے کہ ریورس ٹرانسکرپٹیز نارمل سیل کو یا ریٹرو وائرس نارمل سیل کو کینسر سیل میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ایڈس. ایڈس از این ایبریویشن آف ایکوائرڈ امیون ڈیفیشنسی سنڈروم. ایڈس سب سے پہلے فزیشینس نے رپورٹ کیا تھا 1980s میں اور یہ ینگ میل میں رپورٹ کیا گیا تھا. سب سے پہلے دیکھا گیا تھا ایڈس 1980s میں کچھ میلز میں موجود ہے. جب ان میلز کی ساری ہسٹری لی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہ ہومو سیکشول ہیں. سمٹمز کیا ہیں؟ اس میں نمونیا ہو جاتا ہے, ویسکولر کینسر ہو جاتا ہے, سڈن ویٹ لاس, سوولن لمف نوڈ, لاس آف امیون فنکشن. ایڈس جب ڈسکور ہوا 1980s میں تو جن میلز میں ڈسکور ہوا وہ ہومو سیکشول تھے, لیکن بعد میں کچھ ایسے میل میں بھی ڈسکور ہوا جو کہ ایسے میل میں بھی پتہ چلا کہ یہ ڈیزیز موجود ہے جو کہ ہومو سیکشول تو نہیں تھے لیکن انہوں نے بلڈ ٹرانسفیوژن کی تھی. انہوں نے بلڈ کسی نے ان کو بلڈ ڈونیٹ کیا تھا, ان کے اندر بھی یہ آ گیا. پھر بعد میں جب ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ بلڈ اگر کوئی ایسا پرسن جس کو ایچ آئی وی ہے وہ بلڈ ڈونیٹ کرے, اس کے بلڈ کے تھرو نارمل ہیلدی پرسن کو بھی ہو جاتا ہے ایڈس. ڈسکوری نیمنگ 1980 میں پتہ چلا تھا, کچھ میلز میں موجود ہے, اس کے بعد اس پہ ریسرچ سٹارٹ ہوئی. 1984 میں وہ ایجنٹ جو کہ ایڈز کاز کرتا ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہوا. ایک ریسرچ ٹیم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ ریسرچ ٹیم پاسچر انسٹیٹیوٹ میں کام کر رہی تھی. یہ انسٹیٹیوٹ فرانس میں موجود ہے اور اس کے علاوہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ان یو ایس اے. ان دو انسٹیٹیوٹس کے اندر جو سائنٹسٹ کام کر رہے تھے انہوں نے 1984 میں وہ ایجنٹ جس کی وجہ سے ایڈز ہوتا ہے اس کو ڈسکور کر لیا. 1986 میں اس کو ایچ آئی وی ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس کا نام دیا گیا اور یہ کازیٹیو ایجنٹ ہے ایڈز کا. کام کیا ہے ایچ آئی وی کا؟ اس نے ہیومن امیون سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا ہے, اسی لیے تو اس کو ایکوائرڈ امیونو ڈیفیشنسی سنڈروم کہتے ہیں. یعنی یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں امیون سسٹم ہیومن بینگ کا سارا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے. کیسے ڈسٹروائے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وائٹ بلڈ سیلز پہ ٹی لیمفوسائٹ جو کہ امیون سسٹم کے لیے میجر رول پلے کرتے ہیں اس کو جا کے ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. جب ٹی لیمفوسائٹ ہی ڈسٹروائے ہو جائیں گے تو اس کے ساتھ ہی پورا امیون سسٹم ہی کام کرنا بند کر دے گا اور کوئی بھی انفیکشن ہوگی تو فوراً وہ اٹیک کرے گی اور پیشنٹ ویک ہوتا جائے گا. اس کے علاوہ ایچ آئی وی سینٹرل نروس سسٹم پہ بھی انفیکٹ کرتا ہے اور اب جو ریسنٹ اسٹڈیز ہوئی ہیں ایچ آئی وی پہ اسے پتہ چلا ہے کہ یہ منکیز میں بھی پایا جاتا ہے لیکن منکیز میں یہ اٹیک اپنے آپ کو شو نہیں کرتا, یعنی اس میں ایڈز نہیں کرتا. اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ایڈ کرتا, کیونکہ وہاں پہ اسپیسیفک ریسیپٹر موجود نہیں ہے جس سے یہ وائٹ بلڈ سیل
तक जाए और इम्यून सिस्टम को वहाँ जाके डिस्ट्रॉय करें। अब इन्फेक्शन साइकिल एचआईवी का या पूरा जो साइकिल होता है एचआईवी का जो कि एड्स कॉज करता है, उस साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एचआईवी यानी रेट्रोवायरस एचआईवी आया और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा वाइट ब्लड सेल है यानी टी लिम्फोसाइट, और इसके ऊपर एक रिसेप्टर मौजूद है जिसका नाम है CD4 रिसेप्टर। CD4 रिसेप्टर क्यों इसको कहते हैं ये ब्रीफली एंड पे डिस्कस करेंगे। CD4 रिसेप्टर अगर मौजूद होगा तो ही एचआईवी इसके साथ अटैच होगा। एचआईवी के पास स्पाइक्स मौजूद होती हैं, ये स्पाइक्स तलाश करती हैं कि कहाँ पे रिसेप्टर मौजूद है, जहाँ पे रिसेप्टर मौजूद होता है वहाँ पे जाके अटैच हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एचआईवी के आपको स्पाइक्स नज़र आ रही हैं, CD4 रिसेप्टर पे ये अटैच है। इसके अंदर आरएनए मौजूद है, दो आइडेंटिकल, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन यहाँ पे दो आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं। कैप्सिड यानी प्रोटीन की कवरिंग मौजूद है, इन्वेलप मौजूद है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज सबसे इंपॉर्टेंट ये एंजाइम मौजूद है। अब ये जैसे ही सबसे पहला स्टेप क्या है, अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। The virion enter the host cell and is uncoated in the cytoplasm। ये host cell में enter होता है और uncoated हो जाता है, कोट अपना रिमूव कर देता है। फर्स्ट स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया कि एचआईवी अटैच हुआ, अटैच होने के बाद इसने अपना बाहर स्पाइक्स इसकी और बाकी पूरा स्ट्रक्चर इसका बाहर ही रह गया या उसको कुछ केसेस में अंदर भी चला जाता है लेकिन वो रिमूव हो जाता है और अंदर इसका आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ही आगे मूव करता है। CD4 क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए है। CD4 रिसेप्टर है, टी लिम्फोसाइट पे मौजूद है। CD4 क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन 4 is a glycoprotein that serve as a co-receptor for the T cell receptor. CD4 is found on the surface of immune cells such as T helper cells, monocytes, macrophages and dendritic cells. अब सेकंड स्टेप को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप था इसकी एंट्री, अटैचमेंट, एंट्री एंड अनकॉइलिंग। सेकंड स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने अपना काम करना है एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे आप अगर डायग्राम में देखें सेकंड स्टेप में कि यहाँ वायरल आरएनए मौजूद है। वायरल आरएनए क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इसने आरएनए से डीएनए बनाना है। आरएनए डीएनए हाइब्रिड बन गया, आरएनए से डीएनए बनाया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है तो इसने आरएनए से डीएनए बनना है। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में डीएनए से आरएनए बनता है लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ऑपोजिट होगा, आरएनए से डीएनए हाइब्रिड बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, डीएनए की क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गया। जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड बन गया तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा, टी लिम्फोसाइट के न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा और वहाँ जाके उसका कंट्रोल संभाल लेगा। वहाँ एज ए प्रो वायरस काम करेगा और वहाँ जाके उसको ऑर्डर करेगा कि वो जैसा ये एचआईवी है या रेट्रोवायरस है उस जैसी कॉपीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, यानी उसका आरएनए बनाना शुरू कर दे, उस जैसा ही वहाँ पे प्रोटीन कोड बनाना शुरू कर दे, उसकी स्पाइक्स बनाना शुरू कर दे, उसका डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप को डिस्कस करते हैं। वायरल आरएनए एंड प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो गई। फोर्थ स्टेप असेंबली एंड रिलीज। अब जितना पोर्शन बना था उसकी असेंबली हुई, उसको जोड़ा गया और फिर वहाँ से सेल से रिलीज कर दिया गया। तो रिलीज होने के बाद ये सेल एचआईवी अब तैयार है और टी लिम्फोसाइट पे अटैक करने के लिए। अब ये और टी लिम्फोसाइट पे अटैक करता जाएगा और इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता जाएगा। यहाँ पे आप कंप्लीट साइकिल देख सकते हैं। सबसे पहले अटैचमेंट हुई, एंट्री हुई, अनकॉइलिंग हुई, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने अपना काम किया, उसने आरएनए से डीएनए हाइब्रिड बनाया, उसके बाद डीएनए की डबल स्ट्रैंड बनी, उसके बाद डीएनए एंटर हुआ न्यूक्लियस के अंदर और नंबर 4 एंटर होने के बाद नंबर 3 एंटर हुआ। एंटर होने के बाद वायरल आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। नंबर 4 असेंबली हुई, वहाँ से रिलीज हुआ और कई एचआईवी तैयार हो गए फर्दर अटैक के लिए।
ये साइकिल था HIV का, इस तरह से एड्स होता है। बेसिकली ये एड्स किस तरह से बॉडी में स्प्रेड होता है वो डिस्कस किया गया। स्प्रेड ऑफ डिजीज़, अब ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है। HIV इज़ ट्रांसमिटेड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे पहुंचती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। अगर किसी पर्सन को एड्स है और वो ब्लड डोनेट करे तो जिस पर्सन को डोनेट करेगा उसको भी एड्स हो जाएगा। अगर मदर को एड्स है तो वो अगर वो बेबी को फीड करवा रही हो तो बेबी को भी एड्स हो जाएगा। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स जितने भी हैं उनको HIV हो सकता है ड्यूरिंग प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है, इसमें प्रिवेंशन में सबसे पहले आता है प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स विद कॉमन सिरिंज यूज़ ना की जाए। सिरिंज को एक दफ़ा यूज़ करने के बाद डिस्कार्ड कर दिया जाए। स्टेराइल नीडल, सिरिंज और यूटेंसिल्स को इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि वैक्सीन HIV की बन गई थी 2001 में ह्यूमन बीइंग पे, उसका एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, नॉट एट प्रोफेशनल लेवल, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे उसका इस्तेमाल शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक वो इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई कि उसको मार्केट में आम पब्लिक के लिए यूज़ किया जा सके। इसके साथ ही ये टॉपिक ख़त्म हो गया। थैंक यू।